चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में 48 डेज 48 दिन बाकी हैं और हम विजन आईएएस का ये टेस्ट नंबर 13 आपके साथ में आज डिस्कस करेंगे। यह टेस्ट पूर्ण रूप से हिस्ट्री पर आधारित होगा और यह टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित होगा बच्चे। इस टेस्ट के माध्यम से आपका पूर्ण रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। इसके पहले हमने विजन आईएएस के अब तक 12 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और दृष्टि आईएएस के लगभग 14 से 15 टेस्ट हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, इन सब के अलावा हमने एक इनिशिएटिव जो आपके लिए चला के रखा है। हम 2020 से 2024 तक के प्रीलिम्स सब्जेक्ट वाइज आपसे डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें अभी तक हमने पॉलिटी और इकोनॉमी के हमने ट्रेंड एनालिसिस आपके साथ में कर लिया है। वो वीडियोस अपलोड करा दी गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, वो क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप आवश्यक रूप से देखिएगा। चलिए, आज की क्लासेस का आगाज़ करते हैं और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित टेस्ट है, तो आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस पे और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और जितना हो सके सपोर्ट करें। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगी। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, और हिंदी वाले बच्चों के साथ तो डिस्कस होगा ही, ठीक है। सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास की बात हम कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पोस्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 का भी राइट आंसर दे देंगे। ओके, चलिए आइए बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1 और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपसे ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये कह रहे हैं सहायक संधि। आपने सहायक संधि के बारे में पढ़ा होगा, लॉर्ड बेलेजली के बारे में, ठीक है, और आपने कूट के पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, जो कि 1798 से या 1805 के समय आपको मिलेगी। 1798 से 1805, 1798 से आपको 1805 में ये देखने के लिए मिलती है। और बेलेजली के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? बेलेजली के शासनकाल में आपको ये देखने के लिए मिलती है। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्होंने इसको शुरू किया, फिर अन्य कई ऐसे शासक आए, उन्होंने इसको खास तौर पर इम्प्लीमेंट किया। आइए जरा देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये आपसे कह रहे हैं कि भारतीय शासकों को अपने खर्चे पर अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करना पड़ता। देखो, जो पहला स्टेटमेंट है, एकदम पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। मतलब कि जो भारतीय शासक हुआ करते थे, भारतीय जो रजवाड़े हुआ करते थे, उनको इस सहायक संधि के अनुसार अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के ब्रिटिश एक सेना की स्थापना की जाती थी और इसका वेतन भत्ते भी यहीं से जाता था। तो पहला एकदम सही है। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। ये बात सही है। उन्होंने कहा था कि हम आंतरिक नहीं बल्कि जो भी बाह्य मुद्दे होंगे, बाह्य सुरक्षा के बिंदुओं को हम आपका ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश अनुमोदन के बिना यूरोपियन लोगों को अपनी सेवा में नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल, जो भारतीय शासक थे उनको ब्रिटिश अनुमोदन के बिना, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे, ठीक है, यूरोपीय लोगों को अगर वो करना चाहते थे तो उनको क्या करना पड़ता था बच्चे? उस स्थिति में वहाँ पर उनका साथ लेना पड़ता था, ठीक है, वहाँ पर उनसे उसको पूछा जाता था। तो इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि आपसे पूछा क्या गया है, कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन सही हैं बच्चे? आप देखोगे यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हैं। तो बेलेजली की संधि यही थी। मोटा मोटा आप याद रखें, बेलेजली की संधि जो थी, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि भारतीय शासकों के ऊपर एक ब्रिटिश सेना को नियंत्रित करना और उसका खर्चा
भारतीय राजा के द्वारा दिया जाता था, परंतु वो शहना ब्रिटिश की होती थी और ख़ास तौर पर उसके वेतन भत्ते शासक के द्वारा जाते थे, राजा के द्वारा, और वो बाहरी हस्तक्षेपों पर देखता था। मतलब कि यदि कोई राजा दूसरे राजा से या किसी और से अपनी संधि या विच्छेद करे या कुछ करे तो उस पर सेना वो नियंत्रित रखती थी, खास तौर पर ये चीज़ें थीं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है, बताइएगा दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेस अधिनियम भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की अधिकांश के कारण लागू किया गया और उसके माध्यम से प्रेस पर युद्धकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें प्री सेंसरशिप भी शामिल थी। ऑप्शंस आपके समक्ष दे के रखें। देखिए, ये जो प्रेस आप देखोगे सेंसरशिप अधिनियम लाया गया था 1799 का, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप देखोगे पूर्व प्रेस की जो अनियमित प्रकार के रूप में इस समय एक तरीके से संपादक, कारावास, निर्वासन और सरकारी निरीक्षण, डाक संसाधनों की वापसी, खतरे के प्रशिक्षण इसमें देखने के लिए मिलते थे। 1799 में बच्चे, इसी समय 1799 में जो गवर्नर जनरल रिच कोली वेलेजली ने सेंसरशिप एक्ट को लाकर के इसकी स्थिति को परिवर्तन कर दिया और एक्ट को आप देखोगे EIC के निर्देशक मंडल से अनुमोदित लेना अनिवार्य माना गया। यहाँ तक कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका को लागू कर दिया और उसके माध्यम से प्रेस पर युद्धकालीन प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। आपको बता दें कि ये प्रगतिशील विचार आने वाले लॉर्ड हैस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शिथिल किया गया था, जो कि 1818 में प्री सेंसरशिप समाप्त कर दिया गया। किसने किया था ये? हैस्टिंग्स ने। किसके द्वारा किया गया था बच्चे? हैस्टिंग्स, ठीक है। और ये कब ये किया गया था? 1818 में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 1799 में शुरू हुआ, 1818 पे समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे। लॉर्ड डलहौजी, आप सभी वाकिफ़ हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी 1812 से और 1860 तक ये भारत में रहता है, ठीक है। इसने कई तरीके से भारत को आप देखोगे लूटपाट के उद्देश्य से कई चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। पहला है कि उन्होंने भारत में पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इसने लोक निर्माण की स्थापना की गई थी और ख़ास तौर पर इसने पहली बार, क्योंकि डलहौजी के पूर्व जो लोक निर्माण था वो सैन्य बोर्ड के कार्य का हिस्सा हुआ करते थे, कार्य का जो सैन्य बोर्ड का, तो इसने क्या किया था, एक लोक निर्माण विभाग बनाया जो खासतौर पर लोगों की समस्या और प्रॉब्लम को देखने का काम करता। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। गवर्नर जनरल के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान में पूरे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लिए स्थानीय शिक्षा की थॉमसोनियन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। मतलब कि इसने उस समय क्या हुआ था 1853 में, आपने देखा होगा किस समय बच्चे 1853 में इसने क्या किया था, संपूर्ण उत्तर पश्चिमी प्रांत में निचले खासतौर पर बंगाल, पंजाब और स्थानीय शिक्षा, ऐसे थॉमसोनियन जो आपकी शिक्षा प्रणाली थी इसकी सिफारिश करी और इसको लागू भी करने का प्रयास किया था, जिसमें इसके निर्देशक के रूप में बॉम्बे और मद्रास अधिकारी भी भेजे थे, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने दूसरे एलोंग सिख युद्ध के बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। आप वाकिफ होंगे कि किस तरीके से पंजाब पर जो आक्रमण किया गया था, ठीक है, पंजाब पर जो आक्रमण किया गया था 16 नवंबर, कब किया गया था? 16 नवंबर 1848, 16 नवंबर 1848 में हुआ था। उसके पहले 46-43 में हुआ था बच्चे। तो इसी समय आप देखोगे लॉर्ड गफ के नेतृत्व में ब्रिटिश सीमाओं ने सीमा पार रामनगर, चिलियाना बाला और गुजरात के दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई थी। उसी समय सिख पराजय हुई और लॉर्ड हल्दोली ने आप देखोगे पंजाब पर अधिकार करने का निर्णय किया। तर्क दिया जाता है कि जब तक कि पंजाब के लोगों को युद्ध करने के साधन और अवसर मिलते रहेंगे तब तक पंजाब कभी शांति स्थापित नहीं कर सकेगा। ये डलहौजी के वाक्य थे। और 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा पंजाब का अधिग्रहण कर दिया गया और महाराजा दलीप सिंह को पेंशन भोगी बना दिया गया और अंग्रेजों ने पंजाब का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। तो ये कब लिया था हाथों में इन्होंने? ये लिया था बच्चे, आप देखोगे 29 मार्च 1849 को। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूछा था आपसे कितने कथन सही हैं, तो कितने सही हैं? तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या अगर हो। हाँ, एक आपसे बात करनी है, 1 मिनट आप बताइएगा। जिस भी स्टूडेंट्स का RO या फिर UPPCS का प्रीलिम्स हो, ठीक है, अगर वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में विशेष रूप से बताएं, क्योंकि मैं एक हिंदी के टीचर को तलाश में हूं, तो मैं टीचर लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप बताएं कमेंट्स में, अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो बता दीजिएगा, आपको वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको देखे रखे हैं, बताइएगा। पहला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के प्रशासन को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया। दूसरे में कह रहे हैं कि परिषद का निर्णय बहुमत से लिया जाता था तथा गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय पर वीटो करने की शक्ति दी गई थी। पूछा है आपसे क्या बच्चे यहाँ पर कि कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शंस देके रखे हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप सभी वाकिफ़ हैं, जैसे कि आप पॉलिटी का हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अगर आप हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं लेकिन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नॉर्मली है, आप पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे, इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के प्रशासन को 4 सदस्यों की स्तरीय परिषद को सदस्यता को गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया था। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो परिषद की बैठकें जब हुआ करती थी तो अध्यक्ष और गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी, किंतु कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता था कि बहुमत का निर्णय सभी पर बाध्य था। मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर जनरल के पास केवल एक निर्णायक वोट देने का अधिकार था, ना कि वीटो शक्ति थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वीटो शक्ति दी गई थी। वीटो शक्ति नहीं थी बच्चे, बल्कि निर्णायक मत उसके पास था। ठीक है, वह निर्णायक मत दे सकता था, वो वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। आपको कमेंट्स में बताना है कि भारत का जो पहला, बंगाल का पहला जो आपका गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये कमेंट्स में बताना है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि 1774 के ही माध्यम से 3 ऐसी परिषदें बनाई गई थी, ठीक है, भारत के क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो आपको बताना है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। पूछा था आपसे सही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चे करेक्ट आंसर दें। बहुत ही इजी वे में आपको अपनी भाषा में हम आपके साथ चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स खासतौर पर अंतिम समय में, मान लीजिए अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये में 15 टेस्ट दृष्टि IAS के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें 10 टेस्ट GS के होंगे और ख़ासतौर पर 5 टेस्ट CSAT के होंगे। जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम्स पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और हम डिस्क्रिप्शन में भी नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप पा सकते हैं ये टेस्ट सीरीज 1000 में 10,000 की टेस्ट सीरीज। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की फॉरवर्ड पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ऑकलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसने ब्रिटिश और रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के बीच संघर्ष को उत्पन्न किया। किसने? जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ठीक है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, आपके सामने ऑप्शन हुई है क्वेश्चन पे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये कह रहे हैं औपनिवेशिक जो आपका सत्ता थी, इसमें फॉरवर्ड पॉलिसी को रखा गया था। देखिए बच्चे 1836 में, कब? 1836 में लॉर्ड जो ऑकलैंड गवर्नर जनरल के पास में भारत आए थे, उन्होंने बेहतर रूप से रूसी आक्रमण के संबंध में चिंताजनक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और ओकलैंड को ही भेजा गया था। कहाँ पर? जो कि अफगान के रीजन में। रात्रि में ये गए थे, शाम हो चुकी थी, मॉर्निंग में शाम हो चुकी थी जब ये पहुँचे थे। माना जाता है इतिहास के पन्नों में कि जैसे ही वहाँ पर जाकर के अपना टेंट वेंट लगा रहे थे, इतने ही अफगानियों ने, वहाँ के स्थानियों ने, लोकल कम्युनिटी ने हमला कर दिया और ओकलैंड की मृत्यु वहीं कर दी। समझ पा रहे? तो इसका मूलभूत बिंदु जो रहा था वो खास तौर पर किस पर था? वो जो फ्रांस था, जो रसिया था, उसकी जो आक्रमणकारी शक्ति थी उसको रोकना था। मध्य एशिया में रूसी महत्वाकांक्षा की शुरुआत 1801 में जॉर्जिया के अधिग्रहण से हुई थी। तो वहाँ पर अंग्रेजों को ये डर सताने लगा था कि कहीं रूस भारत की तरफ ना देखने लगे, दक्षिण एशिया की तरफ ना देखने लगे,
और यदि जॉर्जिया पर उसने आक्रमण किया तो तुर्की से होते हुए वो सीधा उधर पहुंच जाएगा, अफगान और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान, तो भारत ही हुआ करता था उस समय। तो ये चिंता व्यक्त की गई, तो इसे ऑकलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो है सही। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो दूसरे स्टेटमेंट आपका बच्चे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो आपका सर जॉन सोरकिन्स के कमान, इसको अंग्रेजों की सेना ने बतौर दर्रे को आगे बढ़ाने कंधार और गजनी पर कब्जा कर लिया। अगस्त 1839 में विजय होकर के काबुल में प्रवेश कर दिया। वहाँ पर दोस्तक मोहम्मद ने 1840 में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी बना करके कलकत्ता में शोरी भेज दिया गया। शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर दूसरा गलत है। ये अगर है ना रणजीत सिंह, देखो बच्चे रणजीत सिंह की अगर हम बात कर लें, इन्होंने कहा है दूसरे में कि रणजीत सिंह की अगर हम बात कर ले तो उस समय देखिएगा, क्योंकि ऑकलैंड सरकार ने फोर्डवर्थ पॉलिसी बनाई थी और शाह शुजा रणजीत सिंह के साथ एक त्रिपक्षीय संधि जून 1838 में की थी। कब की थी? जून 1838 में की थी रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर कर दिए। यह संधि का प्रावधान था खासतौर पर शाह शुजा को सिखों की शस्त्र सहायता से काबुल की गद्दी पर बिठाया जाना। और यहाँ पर कह रहे हैं संघर्ष उत्पन्न हुआ, नहीं, तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट से ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर दें बच्चे। ये पूछ रहे हैं आपसे शिक्षा के लिए हंटर आयोग के संबंध में, और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं। पहला है कि इसने माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर बल दिया गया। हंटर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान सहायता का सुझाव दिया। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर लिया गया। पूछा आपसे कि कितने सही हैं, बताइएगा बच्चे कितने सही हैं। हंटर कमीशन पढ़ा है आपने, 1862 में विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में, आपने देखा होगा। इसी का उद्देश्य आगे चल के वुड डिस्पैच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको बताना था कितने सही हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर बताना है कि कितने सही हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया हंटर आयोग। हंटर आयोग बच्चे आपको देखने को मिलेगा 1882 में। ये हंटर कमीशन जो बना था ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ। इसने एक शिक्षा एजुकेशन आयोग की नियुक्ति करना था और 1854 में वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा में प्रगति की समीक्षा करना था। क्योंकि इसके पहले 1854 में आपने पढ़ा होगा वुड डिस्पैच, क्या पढ़ा है? वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच आप पढ़ते हैं, तो यह 1854 का है। अब इसकी समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग लाया गया। ये कह रहे हैं इसने माध्यमिक विद्यालय, देखिए बच्चे इसने माध्यमिक विद्यालयों को नहीं, खासतौर पर इसने प्राथमिक शिक्षा पर तर्क देने का प्रयास किया था। किस पे किया था? सामान्य रूप से आप देखोगे जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा की बात कर लें तो प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, तो पहला गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे कि हंटर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान सहायता का सुझाव दिया। देखिए बच्चे इसने खासतौर पर एक तरीके से शहरों के बाहर महिला शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ इसने सुझाव भी प्रदान किए कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध कोई सिफारिश नहीं की थी। ठीक है, इसने खासतौर पर क्या किया था? शहर के बाद और माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्यक्ष प्रबंधन में यथाशीघ्र हट किया जाना चाहिए, यहाँ पे हट जाना चाहिए, उसको यहाँ से कहा। तो विश्वविद्यालयों को कोई इसने सुझाव वगैरह नहीं दिया था, तो सेकंड भी गलत है। आयोग की अधिकांश सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि इसकी अधिकांश सिफारिशों को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अस्वीकार। तो क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। तो ये भी आपका गलत है। ये प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित था, विश्वविद्यालय से नहीं था। इसने महिलाओं को भी एजुकेशन में लाने का प्रयास किया। अब इसने एजुकेशन को और विस्तृत चीज़ों में रखने का प्रयास किया गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश वाले विद्यार्थी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर दें। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है। चलिए
और दबा के स्टूडेंट्स पढ़ते रहिएगा मल्टीपल टाइम, जितना हो सके आप देखो। इस समय क्या करना है आपको, PYQ लगा लो पूरा दबा के, PYQ जितना हो सकता है लगा लो, जितने PYQ आपको लगाने, ठीक है। टेस्ट लगा लो, PYQ लगा लो, ये यही समय है, आप दिन रात एक करके जितना हो सके PYQ। मैंने कई आपको टेस्ट सीरीज जितनी निःशुल्क में, ठीक है, प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितना हो सके देखो बच्चे, लगाओ वीडियो को, आराम से खोल के बैठो, समझो सारी चीज़ें, रिवीजन भी होगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मैकाले स्मरण पत्र, जो कि मैकाले समिति, मैकाले आप देखोगे शिक्षा पद्धति भी आप पढ़ते हैं, मैकाले के बारे में आप सभी जानते ही हैं। 1835 के संदर्भ में पूछा गया। पहला, मैकाले स्मरण पत्र में पश्चातवादी और पश्चातवादी के बीच के संघर्ष को पश्चातवादी के पक्ष में हल किया गया। दूसरे में कह रहे हैं कि मैकाले स्मरण पत्र ने जनता के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार का समर्थन दिया। देखो यहाँ पर कुछ शब्द होते हैं, बड़ी संख्या, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया सही, आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री के तो स्टूडेंट्स, आपको समझाना तो इतना नहीं है, परंतु फिर भी मैकाले जो आप देखोगे स्मरण जो पत्र लाया गया था, इसके विवाद का समाधान करने के लिए पश्चातवादियों के पक्ष में थे। किसके बारे में थे? जो आपके पश्चातवादी थे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पश्चातवादी नहीं, पश्चातवादियों के ये खास तौर पर संघ में थे। तो यहाँ पर तो ये आपका गलत था। आपको बता दें कि मैकाले के स्मरण पत्र के अनुसार सीमित सरकार संसाधनों और उसके अलावा पश्चिमी विज्ञान, साहित्य, शिक्षण के लिए समर्पित किया गया था। साथ ही इसने शिक्षण के माध्यम से केवल अंग्रेजी भाषा होनी थी। तो इसने क्या था, इसको भी ध्यान में रखना, इसने इंग्लिश भाषा को प्रोसेस किया था, सॉरी आप देखोगे परसुएट किया था। परसुएशन आप सभी जानते हैं, एथिक्स में आपको मिलेगा, समझाना बुझाना। तो इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था, एजुकेशन जो आपकी होगी वो इंग्लिश में होगी, इसने केवल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और इसका मानना था कि भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से निम्नतर है, जो कि समकालीन व्यवस्था की भौतिक और सामाजिक विज्ञान के। तो इसने आप देखोगे दूसरा भी गलत है कि नहीं, दूसरा भी यहाँ पर गलत है। इसने खासतौर पर मध्य वर्ग के छोटे हिस्से की शिक्षा करने की योजना बनाई थी। किसको बनाई थी? मध्य वर्ग की, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रंग और भेद भारतीयों को किंतु पसंद, विचारों और नैतिकता में, देखो इसका क्या था, इसका बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ये कहता था कि मैं भारतीयों को हर एक एंगल से अंग्रेज बना दूंगा। कैसे? आपके एथिक्स से, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सबसे मैं अंग्रेज बना दूंगा। केवल वो किससे रहेंगे? रंग से, और केवल रंग से आपको भारतीय दिखेंगे इंडियंस, और बाकी के हर एक तरीके से मैं आपको इनको अंग्रेज बना दूंगा। ये मैकाले शिक्षा पद्धति और मैकाले की थॉट्स थे, ये उसके आप देखोगे विचार थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1903 के फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य था? कौन सा कमीशन था बच्ची? फ्रेजर आयोग। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ये 1902 में लाया गया था, और इसकी अध्यक्षता को खासतौर पर प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन की जांच के लिए पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो कि ये रिपोर्ट 1903 में प्रस्तुत की थी। तो इसका उद्देश्य क्या था बताइएगा, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि इसने प्रांतों के पुलिस प्रशासन की जांच के लिए लाया गया। इस रिपोर्ट पर जो बल दिया गया था वो खासतौर पर पुलिस बल का वर्णन और काफ़ी अक्षम प्रशिक्षण, संगठन और दोषी अपर्याप्त के रूप से भ्रष्ट और दमनकारी रूप से किया गया। साथ ही जो सभी वर्णित ऐसा किया गया था कि लोगों का विश्वास और सहयोग प्राप्त करने में ये असफल रहा था। क्योंकि देखो इनकी जो मंशा है ना, वो खासतौर पर ब्रिटेनियन रही है, इंडियंस तो नहीं रही। तो इसलिए उन्होंने जो भी ऐसे कृत्य किए, तो उसका महत्वपूर्ण जो आउटपुट निकला वो ब्रिटिश के ही निकला। भारत को तो उसका आप देखोगे नकारात्मक ही दृष्टिकोण आपको मिला, भारतीयों पर तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और मैं कहूँगा जान माल की भी क्षति भारतीयों को देखी गई। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर देके रखे हैं, एलिमेंट मेथड यूज करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस पर पूछा है? कारखाना अधिनियम। पहला स्टेटमेंट है आपका कि यह भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। देखो बच्चे, जो कारखाना अधिनियम था, क्योंकि आप सभी वाकिफ हैं, और ये जो कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में लाया गया, और उस समय लॉर्ड जो रिपन हुआ करते थे, कौन? रिपन। ये आप सभी वाकिफ हैं, ये 1880 से 84 तक रहे थे, ठीक है।
1880 से 84 तक ये रहे। तो ये खासतौर पर पहला जो स्टेटमेंट है सही है, क्योंकि कारखाना अधिनियम 81 में लाया गया, तो पहला सही है। कारखाना अधिनियम 81 में खासतौर पर बच्चे आप देखोगे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित पर रोक लगा दी गई। जो 7 वर्ष से कम के थे, ठीक है, उनको अब काम नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे सीमित, देखो जरा आप सोचो, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देखो 7 वर्ष, देखो यहाँ पर जरा समझो, 7 वर्ष तक के बच्चे तो काम में नहीं होंगे, लेकिन 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे ना, वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे। सोच रहे हो आप, जरा लेवल देखिए, 9 घंटे। आज का व्यक्ति 9 घंटे कंपनी में नहीं, उसका भी 8 घंटे होता है, 1 घंटे की छुट्टी होती है, तो 7 घंटे, और उस समय 9 घंटे। आप ये समझ सकते हैं उनकी वास्ट और कंडीशन क्या होगी। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, मर गए, ख़त्म कहानी, ठीक। और खतरनाक मशीनरी के चारों ओर बाड़ लगा दी जानी चाहिए, ऐसी बात भी यहाँ पर की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित प्रतिबंध लगा दिया। 7 वर्ष था, यह सभी भारतीय कारखानों पर लागू था। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि इस अधिनियम में 100 या उससे अधिक लोगों को रोजगार देने वाली फैक्ट्री के मामले पर ही लागू था। ये सभी शब्द है, तो इसको देखो, 14 वर्ष है, इसको देखो, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा सही है देखिएगा, जहाँ पर 2 है उसको कट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आप देखोगे बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो ये अधिनियम था, बहुत ही खतरनाक ये मैं कहूँगा अधिनियम है। मैं तो कई बार इतिहास के पन्नों को पलटता हूँ तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें मुझे अफसोस करती हैं, हतोत्साहित करती हैं। ये फैक्ट है परंतु सत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 10 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे, औपनिवेशिक भारत के दौरान तकनीकी शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन था तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला, 1858 में पूना में ओवरसीज स्कूल का डेक्कन कॉलेज का दर्जा दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सर्च जो स्कूल को पूना कॉलेज का ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया, जो आगे चल के बॉम्बे विश्वविद्यालय से समृद्ध कर दिया गया। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि भारत में चिकित्सा प्रशिक्षण 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुआ। देखिए बच्चे, जो मेडिकल कॉलेज है आपका, ये 1835 में ही हुआ गया था, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसमें कर्जन के समय पेशेवर ऐसे पाठ्यक्रम, क्योंकि कर्जन ने इस पर बहुत भूमिका निभाई, और यहाँ पर चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान, ये सब क्यों कर रहे थे, इनका हित था, ठीक है, अपने हित को। जैसे इन्होंने मान लीजिए चिकित्सा के सेक्टर में लेकर के आए, ये खासतौर पर कृषि के सेक्टर में लेकर आए, तो कृषि इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, एक नकदी फसल व्यवस्था को शुरुआत देना, तो ये भी सही है। 1847 में रुड़की में भारतीयों के साथ बिना किसी नस्लीय भेदभाव के एक इंजीनियर कॉलेज खोला गया। देखो ये गलत है, आपको क्या लगता है, ये भेदभाव नहीं करेंगे, ये तो हर एक चीज़ में भेदभाव कर रहे थे। और ख़ास तौर पर ये जो कॉलेज खोला गया था बच्चे, ये आप देखोगे 1847 में नहीं बल्कि 57 में कलकत्ता और बॉम्बे मद्रास के केवल 3 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इंजीनियर कॉलेज को रुड़की केवल यूरोपीय और आप देखोगे यूरेशियाई लोगों के लिए खोला गया था, जो कि 1847 में था, भारतीयों के लिए नहीं था। किसके लिए था, यूरोपियों के लिए था। ये नस्ल भेदभाव ही तो। लेकिन 1857 के समय अगर आप देखें तो 3 कॉलेज थे जो देखने के लिए मिलते थे। एक था आपका मुंबई का, चेन्नई का, थोड़ी मद्रास आप इसको कहेंगे, और उसके साथ साथ एक आप कहेंगे कलकत्ता का, ठीक है, ये 3 थे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। पूछा क्या आपसे, कितने सही हैं, ठीक है, पेयर वाला क्वेश्चन है बच्चे, कितने सही हैं, तो आप कहोगे 2 सही हैं, 1 और 2 केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये टेस्ट बच्चे हम मॉडर्न हिस्ट्री का है, जिस पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे कमेंट्स बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दें बेटा। चलिए, ये कह रहे हैं आपसे, ओरोपोचे बुखार, अभी देखो चर्चाओं में रहा था ये, ओरोपोचे बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओरोपोचे बुखार, ओरोपोचे जो बुखार है बच्चे, ये ब्राज़ील में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 जुलाई 2024 को ये बताया था। कहाँ पर था, 2024 को देखने के मिला ये ब्राज़ील में,
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यह खास तौर पर कहाँ था, इसके संक्रमण से शहरी और वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन का कारण इसमें एक तरीके से वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, तो ये देखने के लिए आपको मिलता है। इसकी खोज 1955 में की गई थी निंद्रीदाद टोबैको के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह एक नवीन जूनोटिक्स ओवर वायरल रोग है जो ओरोपेचो वायरस के रूप में इसको जाना जाता है। तो कैसा है ये, जूनोटिक है, मतलब कि फैलता है ये जानवरों से व्यक्तियों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है 12 नंबर। विभिन्न ब्रिटिश विस्तारवादी और समेकनकारी सिद्धांतों या नीतियों के संदर्भ में गौरवपूर्ण वार्धक्य की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित थी? कौन सी नीति? विस्तारवादी, जिसको बोलते हैं गौरवपूर्ण पार्थक्य जो नीति है। बताइए बेटा किससे रिलेटेड है, किसने इसको शुरू किया था? ऑप्शंस बेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लिटन, ऑकलैंड। ऑकलैंड तो होगा नहीं, अभी आप पढ़ के आए हैं। हेस्टिंग्स भी नहीं होगा, बेलेजली भी आपने पढ़ा है, विस्तारवादी नीति आपने पढ़ा है, सहायक संधि आप करोगे बेलेजली का है, हेस्टिंग्स नहीं तो कौन बचे? लिटन बचे हैं, रिपन भी नहीं है, तो आपके करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि गोरखपुर जो पार्थक्य की नीति है वो लिटन ने गोरखपुर पार्थक्य में नई ऐसी विदेश नीति की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सीमाओं का वैज्ञानिक तार्किक निर्धारण सुनिश्चित करना था, प्रभाव क्षेत्रों की रक्षा। और लिटन के अनुसार अफगानिस्तान के साथ संबंधों को आप देखोगे अस्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इसको लाया गया था। आप देखोगे जॉन लॉरेंस की शुरुआत की गई थी जिसमें आक्रमणित्व की नीति थी। जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक के समय था। ऑकलैंड की आक्रमणगामी नीति थी 1836 के समय, उसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ में संधियों की पूर्णतः संग्रह करना था। फेरेंस की नीति, रिंग फेरेंस 1865 से 13 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स मराठा और मैसूर के विरोध की गई थी। बेलेजली की सहायक संधि आप सभी जानते हैं, इसको रिंग फेंस नीति कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, इंग्लिश वाले विद्यार्थी बताइए वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका 13 मतलब कि 13 नंबर। अलंग बर्मा संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलंग बर्मा संबंध, यांडूब की संधि से प्रथम अलंग बर्मा युद्ध समाप्त हुई। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अलंग बर्मा युद्ध, देखो अब जैसे इतिहास अगर मैं पढ़ा रहा होता तो यहाँ पर आपको पूर्णतः रूप से इसके बारे में बताया होता, परंतु फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर हिंट्स के रूप में बताता चलूँगा क्योंकि बर्मा एक स्वतंत्र देश था। अब इस पर ब्रिटिश की एक तरीके से निगाह पड़ी क्योंकि ये संसाधन से भरपूर था और उसके साथ साथ ये एक मार्केट उनके लिए हो सकता था। तो यहाँ पर इसलिए बर्मा के वन संसाधनों का आकर्षण, वहाँ पे निर्मित वस्तुओं और बाजार, और यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर शेष हिस्से में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षों की आकांक्षा लगाने पर ब्रिटिशवादी विस्तारवादी इच्छाओं को 3 बर्मा युद्ध लड़े गए। अंततः 1885 में बर्मा का ब्रिटिश पर विलय हो गया। पहला जो आप देखोगे अलंग बर्मा युद्ध हुआ था वो 1824 से 1826 में लड़ा गया और ये युद्ध लड़ा गया और इसके साथ साथ ये 1826 में यांडूब की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो पहला सही है। दूसरा अलंग बर्मा जो युद्ध था पश्चिम की ओर विस्तार का अराकान और मणिपुर पर कब्जे का परिणाम देखने को मिला। और यहाँ पर आप देखोगे ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि द्वितीय जो अलंग बर्मा युद्ध था ये 1852 से 53 के बीच में हुआ और इसने ब्रिटिश वाणिज्यिक आवश्यकताओं से डलहौजी के विस्तारवादी नीति का परिणाम था। और यहाँ पर कह रहे हैं अलग बर्मा, तो ये खासतौर पर इसने इसको परिणामी रूप से देखा और ये बर्मा एकमात्र बचे हुए तटीय प्रांत में देखने के लिए मिला। तृतीय अलंग, ये सेकंड गलत है। तृतीय अलंग बर्मा युद्ध जो था अगर हम देखें तो 1885 में, ठीक है, और ये डफरीन के आक्रमण और ऊपरी बर्मा के अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ, तो ये सही है। और इसने खासतौर पर तृतीय अलंग बर्मा युद्ध जो 85 में शुरू हुआ था और इस वाले क्षेत्र में इसने खासतौर पर विस्तार भी कर दिया। इसमें फ्रांस और इटली के प्रतिद्वंद्वियों की शक्ति के साथ वाणिज्यिक संधियों पर भी बातचीत कर रहा था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला गलत है, सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो यहाँ पर 1 3 सही हो जाएगा। तो कितने सही पूछा आपसे? तो कितने सही हैं? इसमें केवल 2 सही हैं। तो पेयर वाले क्वेश्चन है बच्चे। चलिए
क्वेश्चन है आपका 14 नंबर 14। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 3 स्टेटमेंट देके रखें। पहला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिश पर आधारित था। हंटर आयोग याद कीजिए 85 में बना था, और हंटर आयोग कब बना था? 85 में। लेकिन ये खास तौर पर लाया गया था, आप देखोगे ये उस पर नहीं था, ये 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में रेले आयोग पर गठित किया गया। तो ये कब था? 1902 में रेले आयोग पर आधारित था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहे हैं विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या और उनके कार्यकाल की अवधि बढ़ाई दी गई थी, मतलब कि जो कार्यकाल की अवधि थी उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या और उनके कार्यकाल की अवधि कम की जानी थी, ना कि बढ़ाई जानी थी। यहाँ पे कह रहे हैं अवधि बढ़ा दी गई, बढ़ा दी गई नहीं थी बच्चे, कम कर दी गई। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। निजी कॉलेजों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके संबद्धता मानदंड उदार बनाए गए थे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निजी कॉलेजों के संबंध में शर्तों को कठोर बना दिया गया था, उदार नहीं था। ठीक है, ये कह रहे हैं उदार, उदार नहीं कठोर कर दिया गया था। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत है। क्या पूछा था आपसे? कितने कथन सही हैं? तो कितने सही हैं? कोई भी सही नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1853 के चार्टर एक्ट, आपने पढ़ा होगा 1853 का चार्टर एक्ट किस तरीके से भारत की उसने एक स्थिति को बदलते हुए दिखाया। पहला है कि इसने सभी पात्र भारतीयों के लिए खुली सिविल सेवा प्रावधान कर दिया। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या है, एक शब्द लिखा गया है सभी। क्या बात सही है? जी हाँ। इस समय भारत में 1853 में जो खुली प्रतियोगिता, खुली सिविल सेवा, ठीक है, ICS की परीक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ये बात सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर इसने कितनी कर दी थी? 18 कर दी गई थी। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे जी हाँ, ये बात सही है। इसका उद्देश्य था कि 6 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके गवर्नर जनरल परिषद की कार्यकारी विधायकों को क्या करना था? अलग करना था। तो ये बात जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सॉरी, तीसरा भी सही है इसमें आपका, दूसरा भी आप देखोगे सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा भी सही है कि गवर्नर जनरल की परिषद को विधायक और कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया था, पृथक करने का उद्देश्य था। तो आप ये चार्टर एक्ट, ठीक है, आपने पढ़ा है। चलिए, तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। पूछा है कितने कथन सही हैं, कितने सही हैं? तो तीनों सही हैं, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपने बड़ा ही दबा के इसको पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, हिस्ट्री से इस समय पोर्शन घट रहा है। जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत मेरा गाइड अगर मानते हैं, तो मैं उनको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप इतने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। टॉपिक्स ये है बच्चे कि आप सबसे पहले ऊपर रखिएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसको आप ऊपर रखें। ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको ऊपर रखने हैं पहले नंबर पर। दूसरे स्थान पर आपको रखना है इकोनॉमी, क्या रखना है बच्चे? इकोनॉमी के। और तीसरे स्थान पर रखना है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक इसको कहते हैं। चौथे स्थान पर रखना बच्चे पॉलिटी। ठीक है, पांचवें स्थान पर रखना है आपको, पॉलिटी के बाद आप जो चाहें रख सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह को। ठीक है, और 6 स्थान पर रखना है आपको करंट। प्योर करंट नहीं पूछता यूपीएससी, इस तरीके से आप बना लें। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर वाले 4 है ना, इस पर फोकस कर लो। प्रीलिम्स आपका हो जाएगा जीएस में। आप ज्योग्राफी में मैपिंग, और उसके साथ साथ इसको नोट डाउन कर लो, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ज्योग्राफी में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इसको बड़े सेक्शन वाइज, और मैपिंग। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी और पॉलिटी। हिस्ट्री पे आप थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन ये जो ऊपर के ना, इनको कवर कर लो बस। आपका, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा।
आपने अगर इन पे बहुत अच्छे से कमान बना ली तो। बेसिक आपके बहुत अच्छे से मजे होने चाहिए, क्लियर एकदम। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है वहाँ पर बेस में ही जा करके फंसे हुए हैं और क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऊपर देख रहे हैं टाइम क्या चल रहा है ना। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, चलिए तो उनको लिखिएगा जो मैंने आपको बताया है। ये सीरियस जो 2025 में अपेयर हो रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, मैं फॉलो कर लीजिएगा, आपका प्रीलिम्स होगा, रुकेगा नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सीसैट पर फॉलो करते रहेंगे, फिर सीसैट को पढ़ते चलें, पीवाईक्यू देखते रहें, क्लासेस जितनी हो सके, मैथ, ठीक है, एडवांस आप पढ़ें, सारी चीज़ें। हालांकि इसको देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब यहाँ पर आपसे 3 स्टेटमेंट पूछे गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर। पहला, अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त किए जाने वाला पहला समाचार पत्र था। देखो, इस समय जो आपकी अमृत बाजार पत्रिका थी, तो इसने रातों रात ही क्या कर लिया था, रातों रात ही इसको आप देखोगे बंद कर दिया गया था। तो पहला तो गलत है, क्योंकि ये सोम प्रकाश और भरत मिहिर ढाका प्रकाश में समाचार दर्पण जैसे स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों के कुछ समाचार पत्र थे जिन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था। इसने तो रातों रात ही बंद कर लिया गया था, ठीक है। तो पहला तो गलत है, अमृत बाजार पत्रिका। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, है कि नहीं। चलिए, वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर जो दूसरा है, इस अधिनियम के तहत में प्रेस की प्रमाणित समाचार प्रदान करने के लिए प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गई, क्योंकि उनकी ही अध्यक्षता में आप जो छाप रहे हैं अखबार के अंदर, वो हमें एक बार ऑब्जर्व करवा दो, दिखा दो, ठीक है, आप क्या छाप रहे हैं। और आपको अंग्रेजी में अखबार आवश्यक छापना था, क्योंकि अगर वो किसी और भाषा में छापते तो पढ़ना नहीं जाता, पढ़ते तो कैसे, ठीक है, भाषा नहीं आती। तीसरा है कि यह अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में अपील की जा सकती थी। हाँ, ये की जा सकती थी, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, तो ये अपील नहीं की जाती थी। उसने जो कह दिया उसको शक्ति थी, क्योंकि अधिनियम ने प्रेस को किसी न्यायालय से आप देखोगे प्रावलोकन मतलब कि री अपील दाखिल करने पर रोक लगा दी थी, और कहा कि मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अंतिम है और बाध्यकारी रहेगी, तो इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपका पहला गलत है। पूछा है कितने सही हैं, तो केवल एक सही है, इसमें केवल दूसरे नंबर का आपका सही है, पहला तीसरा गलत है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने पढ़ा है। चलिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। 50 क्वेश्चन हम इस क्लासेस में आपके सोल्व करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में हम टेस्ट को कवर करते हैं। क्योंकि अगर एक पार्ट में करेंगे तो लगभग 4 से 5 घंटे का वीडियो हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए भी लगता है। और यदि 2 घंटे का होता है तो मॉर्निंग में आपकी चाय डोज के साथ, ठीक है, नाश्ते के साथ चीज़ें हो जाती हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 17। सोलर पैरा वोलाइट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिस्ट्री के टेस्ट में ये पॉलिटी का ये कौन सा क्वेश्चन। देखो, मैं आपको बता दूं बच्चे, इसमें 30% करंट अफेयर आता है ना। 30% करंट अफेयर, आप कुछ भी हो सकता है उसमें, तो 30% करंट अफेयर आपको हर टेस्ट में मिलता है। चलिए, तो पूछा है सोलर पैराबोलाइट्स टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में 2 स्टेटमेंट देके रखे हैं, बताइए। देखिए, पहला, इसके तहत उच्च तापमान प्राप्त करने वाले सूर्य के प्रकाश को रिसीवर पर केंद्रित करने हेतु पैराबोलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें पैराबोलिक दर्पण होता है, फिर इसको उपयोग करके लगभग आप देखोगे 300 डिग्री से उच्च तापमान उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत उत्पादन और औद्योगिक ऊष्मा के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो पहला एकदम सही है। दूसरा है, यह पारंपरिक केंद्रित तो सौर ऊर्जा CSP की तुलना में कम कुशल और लागत प्रभावी है, क्योंकि इसके तहत प्रकाश ऊर्जा को पहले ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यही क्या है, आपका प्रोसेस गलत है, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी पारंपरिक जो आपके फोटोवोल्टिक परमाणु की तुलना में उच्च दक्षता प्रदान करती है, जिससे संभावित रूप से विद्युत की लागत कम की जाती है। ठीक है, हालांकि यह प्रौद्योगिकी उच्च प्रारंभिक लागत और तकनीकी जटिलता जैसी चुनौतियों अभी भी इसमें बनी हुई है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी से 18वें नंबर का क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूंजीपति तो इस समय क्या हो रहे थे, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिशर्स बने बैठे थे, जिसमें जमींदार आप कहोगे। अब पहला है कि भारतीय पूंजीपति वर्ग भारी उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर था। मतलब कि इसका मूलभूत उद्देश्य क्या विदेशी पूंजी पर था।
देखो पहली बात, अगर आप देखें इस समय की सिचुएशन कंडीशन अगर आप समझें, तो जो खासतौर पर भारतीय पूंजीपति वर्ग था, इसका उदय हुआ 19वीं शताब्दी में ही हुआ, और व्यवसाय के लिए विदेशी पूंजी की बजाय ये अपने स्वयं साधनों पर निर्भर थे। उसने व्यापार, पारंपरिक उद्योग, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बढ़ते अवसरों के माध्यम से धन अर्जित कर लिया था, इसलिए विदेशी पूंजी पर ये निर्भर ही नहीं थे। तो पहला गलत है, इनके पास खुद का इतना था, ये कहाँ से लाते। पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद, समर्थक, सामंती हितों के अधीन थे। मतलब कि क्या इनके अधीन थे? नहीं। इन्होंने साम्राज्यवाद को क्यों करेंगे भाई, इन्होंने खासतौर पर पूंजीवाद को ही बढ़ावा दिया, क्योंकि ये इनका उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, और ये लाभ में ही संलग्न थे। तो पहला दूसरा दोनों गलत है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या पूछा है? रैयतवाड़ी, जमींदारी रैयतवाड़ी, आपको याद है 1820 के आसपास इसको शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1820 के आसपास इसको शुरू किया गया था। अच्छा, आपको कमेंट्स में बताना है किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। हेक्टर मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन रीड भी उसको कहीं कहीं किताब में मिलता है। ये कह रहे हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू की गई थी। तो सही है। इस प्रणाली के तहत में ब्रिटिश सरकार रैयतों से सीधे भू राजस्व एकत्रित करती थी, ये भी बात सही है। और इस समय क्या था, जो भारतीय भूमि को था ना, इसको बाजार पर आधारित बना दिया, बाजार की विक्रय बना दिया था। यदि आपसे टैक्स वैक्स नहीं देखे जा रहा ना, तो जो भूमि बेचो और बेच के हमारा टैक्स चुका दो। तो ये सब यहाँ पर देखने के लिए मिला। पट्टे काट दिए गए थे, लोगों को कागज़ बना करके दे दिए गए थे कि ये आपकी भूमि है, इसके ये कागज़ हैं। ठीक है, इसी समय हुआ था, और भारत के एक बड़े भूभाग पर आपको ये देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए, इस समय जमींदारों से बड़े जमींदार रैयतवाड़ी हो चुके थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात इन्होंने छोड़ करके फिर मालवाड़ी व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोध समाज सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, सत्यशोध समाज के संदर्भ में आपसे पूछा है। राजा राम मोहन राय, आपने पढ़े होंगे सत्यशोध समाज के बारे में, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, क्या राजा राम मोहन राय थे? सत्यशोध समाज गलत है ना? बिल्कुल, मुझे भी मालूम है बच्चे, गलत है ये बात, क्योंकि सत्यशोध समाज राजा राम मोहन राय नहीं, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था। और ये 1800 कब किया गया था बताइएगा? 1873 में, सॉरी 1873 में किया गया था। अब इतिहास अगर मैं पढ़ा रहा होता तो उसको थोड़ा डेप्थ में बताता, लगभग 30 से 40 मिनट में सत्यशोध समाज के बारे में बताता, और बड़े डेप्थ में आपको मेंस के लेवल तक का करवा देते। अब जरा आइए, प्रीलिम्स है तो उस पर फोकस करते हैं। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना था। बिल्कुल, इसका मूलभूत उद्देश्य यही था, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी थी उस समय, जो महाराष्ट्र के वंचित समूह थे, विशेषकर महिलाएं, शूद्र थे, दलित थे, दरिद्र जिनको कहा जाता है, सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना था, जागरूक करना था, एजुकेशन में उनको सक्षम बनाना था, उनके लिए कई ऐसे अवसर खोलना था। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सावित्रीबाई फूले इसके संस्थापकों में से एक थी। इनकी जो पत्नी थी, ज्योतिबा फूले जी की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, और अन्य लोगों को इसमें लिया गया। ये क्या करते थे, जब विवाह करवाते थे, दूसरा सही है, जब ये विवाह करवाते थे तो वहाँ पर अग्नि के सप्तपति लेते समय उसको ये शपथ दिलवाते थे उसी समय कि आप पुरुष को, आप अपनी पत्नी को पढ़ाओगे। ये शपथ दिलवाई जाती थी कि अगर आपकी पत्नी पढ़ना चाहेंगी तो आप अपनी पत्नी को पढ़ाओगे, और पढ़ाने के लिए स्कूल ही स्वयं खोले हुए थे इन्होंने। ठीक है, उनके वैदिक सांस्कृतिक और उपनिषद को अस्वीकार किया गया। देखो, उन्होंने खास तौर पर समाज की जो वैदिक संस्कृति है, उपनिषद है, क्योंकि आर्य समाज के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया। फूले के अनुसार उन्होंने खासतौर पर गैर आर्यों का दमन करने और उन्हें वंचित करने का प्रयत्न भी किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूछा कितने सही हैं, तो यहाँ पर सभी तीनों सही हैं। ठीक है, उनके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों, शूद्रों और दलितों के शोषण की समाप्त करना, लोगों, उनका उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ब्राह्मणों और शूद्रों दलितों के शोषण को समाप्त करना, लोगों को एक सर्वशक्ति मान ईश्वर विद्वान करने का उनका अनुसरण के लिए प्रेरित करना, यह सिद्ध कराना कि ईश्वर से जुड़ने के लिए मध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि जो बीच में पंडित का बैठा हुआ है, मतलब कि पंडित ब्रह्म, उसकी ज़रूरत नहीं है पूजन पाठ की। निम्न जाति के लोगों को शिक्षा तक
आप देखोगे पहुंच प्रदान करना, कुटीर उद्योगों और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, ब्राह्मणों की घोषित जो सामाजिक स्थिति है उसको समाप्त करना, है कि नहीं। आपने बकवास व्यवस्था वो पढ़ी होगी, मैं बकवास ही कहता हूँ इसको, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाला जो आता है सिस्टम, ठीक है, वो बनी हुई थी हायरार्की एक। अपने कार्यों के माध्यम से मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देना। क्योंकि ये देखो, ये माली हुआ करते थे और ये अपने मित्र के यहाँ पर गए थे शादी में। तो जब शादी में गए थे, अच्छे सूट बूट पहन के गए थे। इनके जो फादर थे वो उस समय ब्रिटिश के यहाँ पर एक पेशेवर थे। तो बच्चे यहाँ पर ये देखने के मिला कि इनके साथ वहाँ पर इन्हों को, क्योंकि भाई दावत उबत है तो वहाँ पर खाना तो खाएंगे, खाना खाएंगे तो पानी पिएंगे, तो इन्होंने मटका छू लिया था। तो मटका छू लिया था तो उसको मटके को डाल दिया गया। फिर पता चला कि ये ज्योतिबा ने क्या किया है, मटका छू लिया है और ये XYZ जाति से आता है, तो पानी अपवित्र हो गया है और इसको फोड़ दिया गया मटके को इनके सामने, ठीक है। तो फोड़ दिया गया तो फिर इनको बहुत बुरा लगा। तो उस चीज़ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो तब इन्होंने ये एक्शन लिया था। फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए खुद से, पेरेंट्स से, ठीक है। फिर इन्होंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज के एक तरीके से जो निम्न वर्ग थे, महिलाएं थी खास तौर पर, और शूद्र, दलित समाज, ऐसे वंचित वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित महिला संगठनों को उनके गठन के काला अनुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। अब कई ऐसे, जैसे आर्य महिला समाज कौन सा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत महिला परिषद, बताइएगा। देखो एक एक करके बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लें तो हेनरी, जो आपकी ब्लॉस्की, हेनरी स्टील, ऑल कोर्ट और अन्य लोगों के द्वारा 1875 में की गई थी, ठीक है। वहीं अगर हम देखें, एनी बेसेंट ने, जो प्रमुख समाज सुधारक थी, वह अध्यक्षता बनी थी। जो आर्य महिला समाज था ये 1899 में बना था, ठीक है, 1899 में बना, और ये पंडित रमाबाई, ठीक है, इसमें सम्मिलित थी। महिला परिषद रमाबाई जो रनाडी थी वो 1904 में, ठीक है। अब आप देख लें, सबसे पहले क्या बनेगा, 1875, 213 सॉरी, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रमुख स्वतंत्रता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहन किया। उन्होंने भारतीय स्त्री महामंडलम की स्थापना की, जो भारत में महिलाओं का पहला संगठन था। वह अहिताग्रही पुस्तिका सहित कई महत्वपूर्ण कृतिकाएं की लेखिकाएं थीं। पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है, और यहाँ पर नीचे आपको चीज़ें दे के रखी हैं। एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, रमाबाई रनाडे और सावित्रीबाई फुले। तो बड़ा ही स्पष्ट इसका राइट आंसर आप दें, क्वेश्चन नंबर आपका 22। देखिए, ये सरला जो आपकी देवी चौधरानी है, इनके बारे में ये चर्चा की गई है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। बिरसा मुंडा के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर आपसे दो स्टेटमेंट हैं। पहला, इसका उद्देश्य झारखंड और बिहार में जनजाति भूमि पर व्याप्ति सामंती व्यवस्था को समाप्त करना था। मतलब कि इनका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रहा वो ये रहा था। तो बात एकदम सही है, क्योंकि जो ऐसे दीकुओं की जो भूमि हुआ करती थी, मुंडा विद्रोह यही तो हुआ था। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मुंडुआओं की पारंपरिक भूमि हुआ करती थी उसके विनाश से उत्पन्न हुआ था, है ना। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया, जिससे गैर जनजाति लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई थी। मतलब कि अब क्या कर दिया गया था, इसके माध्यम से 1908 जब अधिनियम पारित हुआ तो अब क्या था कि इनकी भूमि को लोग नहीं खरीद सकते थे, है कि नहीं।
इनको गॉड ऑफ मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। और आप देखोगे छोटे नागपुर के पठार वाले बस्तर के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में कई ऐसे महान कोलहाल नाम से इनको जाना गया। भगवान की उपाधि भी इनको दी गई है, इनको भगवान के नाम से भी वहाँ पर जानते हैं। तो कई इन्होंने काम किए थे, ठीक है, ख़ास तौर पर। आज आदिवासियों को ख़ास तौर पर इनका योगदान आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है। चलिए, यूपीएससी ने 2018-19 में क्वेश्चन पूछा था, तो दोनों सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1899 को लेकर के पूछा था कुछ, ठीक है, यूपीएससी ने। क्वेश्चन है आपका 24। 1870 के दशक के पवाना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है। पहला, पवाना रैयत लीग का गठन जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने के लिए किया गया था। इसे बंगाल में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पूछा है कौन सा सही है बच्चे, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, आप पढ़ते हैं पवाना विद्रोह, और पवाना विद्रोह 1870 में ही शुरू होता है। ये 1873 से 76 तक जाता है और मध्य बंगाल के पवाना जिले से स्टार्ट हुआ। अब ये खासतौर पर जमींदारी प्रथा का दमन करने के लिए इसको लाया गया था, तो पहला तो एकदम सही है। इसने बंगाल में जमींदारी प्रथा को समाप्त करते, देखो इससे समाप्त तो नहीं हुआ क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से ये चला था, लेकिन ये समाप्त नहीं कर सका। परंतु इसने कुछ ऐसी भूमिकाएं लिखी जैसे जो जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस पर चोट तो की। इसके बजाय इसने कुछ कानूनी सुधारों को प्रेरणा दे दी, जैसे कि 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम। इसका उद्देश्य जमींदारी और काश्तकार दोनों के अधिकारों को स्पष्ट करना था, लेकिन इसने जमींदारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया था। तो दूसरा गलत है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे सही ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। 1879 के कृषक राहत अधिनियम के संदर्भ में आपसे पूछा गया। दो स्टेटमेंट है। पहला, इसे दक्कन दंगा जांच आयोग के निष्कर्षों के बाद पारित किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने में विफल रहने पर गिरफ्तार होने या कैद होने से बचाना था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, ये कृषक राहत जो अधिनियम बनाया गया था, तो दक्कन में ऐसे दंगा जांच आयोग के निष्कर्षों के बाद इसको पारित किया गया, जो कि 1875 में जब दक्कन के विद्रोह हुए थे। और ये साहूकार जमींदारों की दमनकारी नीति के विरुद्ध थे, किसानों के द्वारा थे ये, ठीक है। किसके थे, किसके विरुद्ध थे बच्चे, ये साहूकारों और जमींदारों, साहूकारों और जमींदारों के बीच में ये खास तौर पर किसानों द्वारा किया गया था, इनके विरोध, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि उसका उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने में विफल रहने पर गिरफ्तार होने से कैसे बचाना, बिल्कुल ये इसका मूलभूत उद्देश्य रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, सही पूछा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 18वीं और 19वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का प्रभाव सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब आपको बताना है महिलाओं को लेकर के जो ऐसे कानून या फिर कोई भी कदम उठाए गए। मैं पानी पी लेता हूँ, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, देखिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन सुधारों का लाभ समाज के कुछ वर्गों, विशेषकर रूप से उच्च और मध्य वर्गों तक सीमित था। इसीलिए इसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना, जैसे पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, औपनिवेशिक प्रभाव, धार्मिक और सामाजिक, आपने देखा होगा कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करना, पश्चिमी शिक्षा के उपाय, ऐसे प्रमुख आंदोलन, सती प्रथा का उन्मूलन, जिसमें राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1829 में बंगाल में सती प्रथा अधिनियम भी बना दिया गया था।
विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। 1856 में उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित भी किया था और विधवाओं को पुनर्विवाह करने के रूप से वैध बना दिया गया। महिलाओं के लिए शिक्षा, ज्योतिबा फूले, जॉन एलिंटन डिक्रन वेंथून ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जो कि ज्योतिबा फूले ने 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी, ये ध्यान में रखना। और 1849 में कलकत्ता में वेंथून स्कूल की भी स्थापना हुई। बाल विवाह का विरोध किया गया। बहरामजी मालावारी जो बाल विवाह के प्रमुख आलोचक थे और उनके प्रयासों से 1891 में आयु, जो सम्मति आयु, ठीक है, वो लेकर के आई लड़कियों के विवाह की। ऐसे कई थे जो इसमें किया गए। कानूनी सुधार किए गए, पुनर्विवाह हो, शैक्षिक उन्नति हो, सामाजिक जागरूकता हो, भावी आंदोलनों को कई तरीके से नींव रखी, तो जैसे मताधिकार, संपत्ति का अधिकार, कानूनी समानता, ये इन सब के लिए भी इन्होंने दरबार खोले। ठीक है, आगे चल के चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपसे ये एक्सप्लेन कर दिया गया और पूछा है किसके बारे में। वह 19वीं सदी के केरल के समाज सुधारकों में शामिल थे। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के विचार का समर्थन किया। जैसे यहाँ पर वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड की बात हुई है। यहीं से विचार निकल के आते हैं आज की तत्कालीन सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन, वन लॉ वन कंट्री, समर्थन किया और एजवा समुदाय के उत्थान की दिशा में कार्य किया। उन्होंने मंदिरों और स्कूलों की स्थापना की और सभी के लिए खुले और इस क्षेत्र में कठोर जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी। उनकी शिक्षाओं ने एक ऐसे आंदोलन को प्रेरित किया जिसने केरल के सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है। अब ये जो परिच्छेद है ये किसके वर्णन को कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। बताओ बेटा किसके बारे में। ज्योतिबा फूले नहीं है और MM मालवीय नहीं है, श्री नारायण गुरु हैं या फिर ईश्वरचंद्र जो आपके रामास्वामी पैरियार हैं, बताइएगा। देखिए ये जो चर्चा परिचर्चा हुई है ये श्री नारायण गुरु जी के बारे में हुई है। इन्होंने कहा था वन रिलीजन, ठीक है, वन कास्ट और वन गॉड, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। इन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की बात कही थी। गॉट इट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटी थी, मतलब कि सबसे पहले इनमें से कौन सी थी, बताओ। इनमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी ससीपदा बनर्जी ने भारत श्रमजीवी नामक जो समाचार पत्र था ये सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। कब हुई थी, मैं लिख देता हूँ डेट, सॉरी 1870 में, 1700 नहीं, 1870 में हुई थी। ग्रेट इंडियन जो आपकी पेपोनिल्स रेलवे की जो हड़ताल को लेकर के लाया गया था, ठीक है, तो ये खासतौर पर 1899 में था। नारायण मेघावी लोखंडे, ये जो मुंबई मिल एडमिरल एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी बच्चे, ये आप देखोगे 1880 में की गई थी। कब की गई थी, 1880 में। और सोराब जी जो आपके सापू बर्जी बंगाली और मुंबई विधानसभा परिषद की स्थिति के सुधार की जो बात की गई थी ये 1878 में हुई थी। कब हुई थी, 1878 में। तो पहला 1870 में हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलिए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। करेक्ट आंसर आवश्यक रूप से दें बच्चे। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है। 29 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख तो रहा ही है। चलिए ताकि पूरा क्वेश्चन देखिए, मेरा उद्देश्य ये है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है। 19वीं शताब्दी में भारत में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के आरंभिक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब कि जो श्रम थे, जो श्रमिक लेबर फोर्स थी उसकी स्थिति में सुधार करना था, तो कुछ काम किए गए थे। जैसे बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए
अगर हम देखें, ये कह रहे हैं कि इन पहलों को संगठित श्रमिक आंदोलन का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण विधायिक सुधार हुए। नहीं, ये गलत है। ज़्यादातर प्रयास अलग थलग विशिष्ट स्थानीय शिकायतों पर केंद्रित रहे थे और श्रमिक अधिकारों के प्रति उनमें समेकित दृष्टिकोण का अभाव दिख रहा था। यही बात थी, क्योंकि अलग अलग जगह इस समय सोशल रिफॉर्म हो रहे थे, सामाजिक सुधारवादी आंदोलन दिख रहे थे, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी सामक्ष आपके आ रहा था। ठीक है, तो खास तौर पर क्या करना है आपको, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आप इसका राइट आंसर कहेंगे बी। देखिए इसका राइट आंसर क्या था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आंदोलन दे के रखें और उसका नेतृत्व है। जैसे चुआर विद्रोह, दुर्जन सिंह अमरीशपुरी किसी फिल्म में है, बंधन तो प्यार का बंधन है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसमें दुर्जन सिंह है। ठीक है, संथाल विद्रोह, सिद्धू और काहनू, खेड़ा विद्रोह, चक्र विषयी। आपको ये बताना है संथाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, डेट बताइएगा। खेड़ा विद्रोह कब हुआ था, ये डेट बताइएगा। सुमेलित बताओ बेटा कौन कौन से हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब कि जो चुआर विद्रोह हुआ था ये दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था और यह खासतौर पर 1866 से 1816 तक के बीच में, 1766 से 1800 नहीं, इसमें डेट में थोड़ा सा यही तो कन्फ्यूजनेस हो जाती है। ये 1766 से 1816 तक के बीच में ये चला था। ठीक है, जो चुआर विद्रोह था ये राजमहल वाले आंदोलन के क्षेत्र में आपको मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, उसके शासन के। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे दूसरा है संथाल विद्रोह। ये तो आप सभी जानते ही हैं, 1800 कब था, 55 और 56 में हुआ था। और ये भी आप जानते हैं संथाल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो शासन के झारखंड वाले पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो खेड़ा विद्रोह है ये आपका 1837 से 1856 तक आपको मिलेगा और यह एक तरीके से घुमशूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मानव कल्याण, भ्रूण ऐसे पर रोक लगाना था। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, सही आपसे पूछा था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 30 का मतलब कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकेंड 30 था ना, ये 31 नीचे है। ओके 31 देखिए क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोंडू कुमारी और जरापद, ये आपको कमेंट में देना है इसका राइट आंसर। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसका कमेंट्स आंसर आपको देना बच्चे। ठीक है, कमेंट्स करना है किसके बारे में, पोंडू कुमारी और जरापद, ये किससे रिलेटेड है। स्थानांतरित खेती से संबंधित स्वदेशी कृषि पद्धतियाँ, विभिन्न प्रदेशों में देवियों को दी जाने वाली पारंपरिक उपाधियाँ या विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले प्राचीन जो त्यौहार हैं। डी में कह रहे हैं कि भारत के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने वाले प्राचीन सिक्कों के प्रकार। बताओ बेटा इसके बारे में, पोंडू कुमारी और जरापद किससे रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 32। यहाँ पर समाचार पत्र हैं और इसके जर्नल और संपादक दिए हैं। जैसे इंडियन मिरर तो आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता इंडियन मिरर को, बताओ। इंडियन मिरर जो कि NS सेन के संपादक द्वारा इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था, बात एकदम सही है। वॉइस ऑफ इंडिया कौन है, जी श्वेमर अय्यर हैं क्या, बताओ। जी नहीं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया था, तो सेकंड गलत है। एडवोकेट की जो बात की गई है ये कह रहे हैं PV शर्मा। देखो एडवोकेट ये हिंदुस्तानी और एडवोकेट PV शर्मा के द्वारा बनाया गया था, तो ये बात सही है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ये बात सही है, हालांकि इसका दमन हो चुका था आगे चल के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तिलक के द्वारा संपादित जैसे केसरी और मराठा रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल का प्रकाशन, शिव कुमार घोष ने मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका जो थी मोतीलाल घोष और शिव कुमार की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये भी सही है, तो कितने सही है इसमें, 3 सही है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका 33। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब किसके बारे में पूछा है? आईसीएस की परीक्षा सिविल सेवा, जिसकी तैयारी आप भी कर रहे हैं। बताओ इसका तो राइट आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है। देखो अब आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में ही नहीं आपको पता है तो फिर बताओ क्या कर रहे हो आप? भाई बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए ना इसके बारे में। तो अब बेटा आप बताओ इसका राइट आंसर, तो पता होगा आपको। नहीं पता है तो ढूंढो। मैं और इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको फुल क्वेश्चन दिखे। अब फुल क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब कोई भी बच्चा नहीं करेगा इसमें कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1836 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थान पर लंदन में क्या किया गया था? हैलीवरी कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। कुछ याद है हैलीवरी कॉलेज के बारे में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 34। चार्टर अधिनियम 1813। 1800 आप देखोगे 1773 पढ़ते हैं, 1813, 1833, ठीक है। और उसके साथ साथ 1853, 1858, 1861, 1892, 1885, 1905, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ते हैं 1919, 1909, 1935, 1927, ठीक है। ये सारे आप पढ़ते हैं। तो देखिएगा चार्टर अधिनियम जो 1813 पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि इसे ब्रिटिश निजी व्यवसायों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति थी। क्या वो कर सकते थे? देखो यहाँ पर क्या था, कंपनी का जो ब्रिटिश का अधिकार था वो उससे छीन लिया गया। और अब खास तौर पर क्या था, अब अन्य व्यापारियों को भी मार्ग खोल दिए गए थे और भी व्यापारी भारत में आ सकते थे। तो पहला सही है। चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। देखो बच्चे ये जो समाप्त एकाधिकार हुआ था ये तो 1833 में जाके हुआ, बल्कि यहाँ पर अधिकार बना रहा था। तो सेकंड काट दो, आंसर आ जाएगा। तो भी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति थी और इसी के माध्यम से 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष शिक्षा में निवेश भी करना था। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3, तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट इंग्लिश वाले बच्चे बताओ राइट आंसर। ये लो, दो क्वेश्चन का आंसर दो वीडियो को पॉज करके। अगर हिंदी वाला स्टूडेंट्स भी कोई पढ़ना चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ ले बच्चे, बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो हैबिट आपको होगी, क्वेश्चन फिर देखोगे भी आप। चलिए 35, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दासों की स्थिति में सुधार लाने तथा अंततः दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया? मैंने अभी आपको बताया था दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो किसके अनुसार हुआ था। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 के चार्टर एक्ट। इसी के माध्यम से एक औद्योगिक क्रांति ने ग्रेट जो ब्रिटेन में बहुत परिवर्तन हुए थे और औद्योगिक उद्यम पर प्रति सरकार आवृत्ति के रूप में काम कर रही थी, जिसमें लेजिस फेयर, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप लेजिस फेयर को स्वीकार किया गया और उदारवादी आंदोलन की शुरुआत भी कर दी गई थी 32 के समय। तो 33 में ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसी ने भारत में दासों की स्थिति को सुधार लाने और दास प्रथा उन्मूलन की ओर कदम उठाने का काम भी किया था। डॉक्टर नहीं, लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में इस अधिनियम के 5 दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ईजी है। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की भूमिका सहित दोहरी शक्ति प्रदान की, जिससे उसे परिषद के निर्णयों को निरस्त करने की अनुमति मिली और यह शक्ति बाद में सभी गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई? बताओ ये किसके माध्यम से थी? 1813, 33 या 1786, 1793? 36 नंबर। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1786। कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। कमांडर इन चीफ दोनों शक्तियां अपने पास रखना चाहता था।
इसलिए नए अधिवेशन में उसने मांग को स्वीकार कर लिया और ये शक्ति प्रदान कर दी गई। कॉर्नवालिस को ही परिषद के निर्णय को निरस्त करने की अनुमति थी, बशर्ते वह उस निर्णय के लिए जिम्मेदार स्वयं ले। बाद में इस प्रावधान को सभी गवर्नर जनरल को लिए खोल दिया गया, आगे बढ़ावा दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, यूरोपीय आव्रजन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिबंध की समाप्ति, भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधियों की शुरुआत। बताइएगा इसके काला अनुक्रम से। चलिए देखो, पहला स्टेटमेंट, जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी बच्चे, ये खास तौर पर की गई थी कब की गई थी? ये 1784 में की गई थी। कब की गई थी? जब आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था, 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, जो राजस्व शासन न्यायिक को अलग कर दिया गया, इसके मामले अदालत में समाप्त होने थे, ठीक है। और उसके साथ साथ यूरोपीय जो अधिग्रहण था, इसको लेकर के 1833 में ये था, ठीक है। यूरोपियन एवरेज जो भारत की संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध की जो समाप्ति की गई थी, वो इस समय था। और आगे चल के भारतीय विधान परिषद में स्थानीय जो प्रतिनिधि की शुरुआत की गई थी, वह 1853 में की गई थी, 1853। अब पूछा सही तो सबसे पहले पहला आएगा, फिर उसके बाद में दूसरा आएगा, फिर उसके बाद में तीसरा आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सी। नेक्स्ट, रियासतों पर विचार करें और पूछा गया है उपयुक्त राज्यों में से कितने को ब्रिटिश सरकार ने व्याप्तगत हड़प की नीति के तहत अपने अधीन कर लिया था। नागपुर, उदयपुर, जयपुर नहीं है इसमें, ठीक है, जयपुर इसमें नहीं आएगा। डलहौजी की ये नीति थी, इसमें संभलपुर था, जयपुर, ठीक है, ये सभी हैं आई थिंक। नहीं, इसमें जो था, एक तो संभलपुर था जो इसकी नीति के तहत आया था, पहला संभलपुर था, दूसरा जयपुर था, तीसरा खासतौर पर उदयपुर भी था, और ये कह रहे हैं चौथा नागपुर। देखो, जो नागपुर था, अगर हम देखें, नागपुर खासतौर पर राजवंश के शासन के रूप में आया था, ठीक है, और ये ब्रिटिश ने अधिग्रहण किया था, ठीक है, इसको 1853 में जाके, तो ये इसमें नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो राइट आंसर क्या है? हड़प की नीति के तहत जो डलहौजी की थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ा है आपने। महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य में प्रमुख योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। बड़े बहादुर और शक्तिशाली ये थे। इन्होंने सिख समुदाय को, उस कम्युनिटी को एक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने यूरोपीय शैली के सैन्य प्रशिक्षण और संगठन को शामिल करके सिख सेना का आधुनिकीकरण किया था। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो पहला एकदम सही है। उन्होंने सभी समुदायों की धार्मिक संस्थाओं का समर्थन करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखा, यही उनका उद्देश्य था, ठीक है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल मतलब कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। अब आप बताइएगा, क्योंकि गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण है आज तो नहीं हुआ, ये तो खास तौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने, हालांकि उस समय सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की विरासत में योगदान तो दिया, लेकिन अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल जो है, इसका निर्माण तो हरसिंह साहब के नाम से किया जाता है। और इसका निर्माण आज से नहीं, 16वीं शताब्दी से पहले सिखों के अंत में 5वें सिख जो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और कब था ये? 16वीं शताब्दी में था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव सिंह, ठीक है, इन्होंने करवाया था।
तो तीसरा यहाँ पर गलत है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, अलंग अफगान युद्धों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको बताया था अलंग अफगान युद्ध के बारे में, याद कीजिए पहला दूसरा क्वेश्चन पे ही मैंने आपको बताया था किस तरीके से चीज़ें हुई। ये कह रहे हैं कि प्रथम अलंग अफगान युद्ध अंग्रेजों की करारी हार के साथ समाप्त हुआ। क्या बात सही है? जी हाँ, इसमें बात एकदम सही है। काबुल वाले क्षेत्र में ज़बरदस्त एकदम प्रतिद्वंद हुआ, ये बात सही है, और ये था 1842 में। द्वितीय अलंग अफगान युद्ध गड़मक की संधि के साथ समाप्त हुआ और जिसे अफगानिस्तान एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इस समय 1879 में गड़मक की संधि तो हुई थी और युद्ध भी समाप्त हुआ था, परंतु अफगानिस्तान की विदेश नीति नियंत्रण करने में काबुल एक ब्रिटिश राजदूत नियुक्त करने की अनुमति थी, लेकिन इसने अफगानिस्तान को ब्रिटिश संरक्षित राज्य में नहीं बदला। आप नियुक्त कर सकते थे काबुल के क्षेत्र में, काबुल कंधार, लेकिन ऐसा नहीं। अब यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट था ये गलत था। अब देखो जैसे नंबर 2 आप कट करोगे आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। तीसरा सही है कि तृतीय अलंग अफगान जो युद्ध था इसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान को ब्रिटिश नियंत्रण में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 41, वॉरेन हैस्टिंग्स की रिंग फेंस नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ये तो इजी है, अभी इजी एंड पीजी में आप रख सकते हैं। कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन निर्मित करना, यही ये चाहता था। वॉरेन हैस्टिंग्स जो कि 1772 से 85 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ और भारत के ब्रिटिश विस्तार में महत्वपूर्ण उसने अवधि में रणनीतिक रक्षा के क्षेत्र में रिंग फेंस की नीति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्योंकि ये बढ़ावा देना ही चाहता था। उसी समय आप देखोगे इस नीति से उसने कई ऐसे राजनीतिक भू राजनीतिक वास्तविकताओं को, विशेष रूप से मराठा, हैदर अली, टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को भारत राज्यों और अफगान आक्रमणकारियों जैसे बाहरी खतरों का सामना करने के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ए राइट आंसर है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में आपसे पूछा है। पहला, प्रथम अलंग बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षरित मतलब कि यादवों की संधि के परिणाम स्वरूप असम और मणिपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। क्या ये बात सही है? देखो, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, क्योंकि ये प्रथम जो अलंग बर्मा युद्ध हुआ था और यादवों की जो संधि हुई थी 1824 से 26 के बीच में, तो इस समय 26 में ये हुई थी, 1826 में, तो उस समय आप देखोगे मणिपुर को अंग्रेजों के नियंत्रण में कर लिया गया था। संगरोली की संधि जिसने अलंग नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 को समाप्त कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा क्षेत्र सौंप दिया था। तो यहाँ पर ये भी आपका सही है, क्योंकि अलंग नेपाल जो आपका युद्ध हो रहे थे तो उसमें संगरोली की संधि का महत्वपूर्ण योगदान आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? सी इसका राइट आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, अमृतसर की संधि जो कि 1809 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड हैस्टिंग्स के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। मतलब कि जब ये की गई थी, देखो अगर हम देखें तो ये मिंटो मैटकॉफ संधि के नाम से इसको जाना जाता है। तो मिंटो के बीच में, ठीक है, लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच में ये हुई थी। तो चार्ल्स इसको थियोसोफिकल्स मैटकॉफ ने एक समझौते किया था जिसके बीच में मित्रता को दर्शाया गया। तो पहला गलत है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें शामिल एक धारा के तहत अंग्रेज अपने हितों की रक्षा के लिए लाहौर में अपनी सेना तैनात कर सकते थे। जी हाँ, ये बात आपकी एकदम सही नहीं है, क्योंकि इस संधि ने अंग्रेजों को लाहौर या फिर सिख साम्राज्य के किसी अन्य हिस्से में अपनी सेना तैनात करने की अनुमति नहीं रखी गई थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखो जहाँ पहला है, ठीक है, उसको ही कट कर दोगे आंसर मिल जाएगा। पूछा सही नहीं है, सॉरी सही नहीं पूछा है। तीसरा और देखते हैं। ये कह रहा है कि इसने सिख साम्राज्य
पर महाराजा रणजीत सिंह की संप्रभुता की मान्यता दी और ब्रिटिश क्षेत्रों के साथ इसकी सीमाओं को निर्धारित कर दिया। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है और यहाँ पर पहला दूसरा गलत है। सही नहीं पूछा है तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 44 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए जूम नहीं कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ सकें। ये कह रहे हैं आपसे विचार करो, विचार करवा रहे हैं। देखो पहला कथन वाला है ना, मुगल साम्राज्य के राजनीतिक विखंडन और 3 स्वतंत्र राज्यों के गठन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। क्या बात सही है? क्या बात सही है? जी हाँ, बात एकदम सही है। अब कथन 2 देखो, क्या इसकी सही व्याख्या करता है। मुगल केंद्रीय सत्ता में कमजोर होने, अब देखो यहाँ पर क्या है, मुगल केंद्रीय सत्ता, ठीक है, कमजोर होने से मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप और अधिक अस्थिरता फैलती चली गई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए पानीपत का युद्ध है, ये तो सब आपने रट्टा मारा होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। अब 1761 में युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह युद्ध मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। देखो ये जो पानीपत का युद्ध था बच्चे, आप अगर इसकी बात कर लें तो ये उस समय दुरानी साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें अहमद शाह अब्दावली इसका शासक था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, ये लगभग 1761 में ही था, 14 जनवरी 1761 को। युद्ध के दौरान मराठा को जाटों राजपूतों का समर्थन नहीं, यहाँ पर अकेले थे, ये बिल्कुल एकदम सिंगल थे। पानीपत की हार के कारण उत्तर भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया। हाँ, ये बात सही है। इसने केवल ये निर्धारित नहीं किया कि किसकी हार किसकी जीत, बल्कि ये भी निर्धारित कर दिया कि मुगलों के बाद में दिल्ली पर सत्ता कौन स्थापित करेगा, क्योंकि मराठा दिल्ली को सुरक्षित बहुत ज़्यादा करते थे बाहरी शक्तियों से। ठीक है, तो तीसरा इसमें सही है, दूसरा गलत है। अब जहाँ नंबर 2 है आप उसको कट करो, आंसर आपको मिलेगा। देखो तो आंसर ए, बी और डी नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दो बेटा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है उसको जरा पढ़िएगा। थोड़ा इसको मैंने बहुत बार देखा, लेकिन मेरे हाथ ये नहीं लगता है कि ये हो क्या जाता है, क्यों यहाँ से ऐसे हो जाता है। निम्नलिखित युगों पर विचार करें, जैसे अवध के नवाब हैं, उनका योगदान या उनके शासनकाल के दौरान घटनाएं, जैसे शुजा-उद-दौला आपको कुछ दिमाग में रेफरेंस के तौर पर बनी चीज़ें। अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी। सही बात है क्या? जी हाँ, क्योंकि 1754 से 1775 के बीच में अवध की संधि, जो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, शुजा-उद-दौला ही था उस समय। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सफर दर जंग राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करता है, क्या सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है? बताइएगा, क्या सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है? देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि उत्तराधिकार सफदरगंज ने खासतौर पर 1739 से और 1754 में अवध के नवाब रहे थे। इन्होंने अपने राज्य को मराठा आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए मराठा सरदारों के साथ में गठबंधन किया था और शक्तिशाली नेता थे। उन्होंने अवध के क्षेत्र का विस्तार किया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। इमामबाड़ा का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, बड़ा इमामबाड़ा जो आज लखनऊ में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। वाजिद अली शाह की बात कर लें तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने 1856 में अंग्रेजों द्वारा अपसद्ध कर दिया गया था। वाजिद अली शाह कहाँ पर? अंतिम नवाब हुआ करते थे लखनऊ वाले क्षेत्र में, और कुशासन के आधार पर क्या था, इसका विलय कर लिया गया था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा गया आपसे कितने सही सुमेलित हैं, तो इसमें 2 सुमेलित हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
जूम नहीं कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से दिख सके। कार्य के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसके संदर्भ में बच्चे? कार्य के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे हैं चौथ मुख्य रूप से मराठों द्वारा उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों पर लगाया जाने वाला एक कर था जो राजस्व का 1/4 होता था। मतलब कि चौथ के बारे में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा, क्योंकि दो इनकी व्यवस्थाएं होती थी, एक होती थी चौथ और एक होती थी सरदेशमुखी। तो ये खास तौर पर क्या था, 25% होता था और बाहरी क्षेत्रों पर लगाया जाता था। सरदेशमुखी राजस्व पर 10% का एक अतिरिक्त कर था जिसे मराठा शासकों द्वारा वंशानुगत अधिकार माना जाता था। तो यहाँ पर जो सेकंड है ये भी आपका सही है, और ये इसका अर्थ है आधिकारिक द्वारा दबाव जो दिया गया अतिरिक्त कर था, एकदम प्रधान राजस्व अधिकारी के रूप में होती थी। ये वो संरक्षित क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। तो सी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी और अच्छे से हो सके। क्षेत्र राज्य हैं, संस्थापक हैं। ये है जैसे अवध। अवध में कौन था? सादत खां। हैदराबाद में निजाम उल मुल्क अशरफ जहां। बंगाल में अलीवर्दी खां। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कितने सुमेलित है? ये तो इजी है, इजी एंड पीजी है। तो देखो, इतिहास के संस्थापक के रूप में अगर आप देखिए आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्रों में आपको मिलते हैं। तो उस समय बुरहान उल मुल्क हुआ करते थे। ठीक है, अवध में कौन थे? बुरहान उल मुल्क भी इनको कहा जाता है, जिसमें बुरहान उल मुल्क शहादत खां को कहा जाता है। तो पहला एकदम सही है। ये 1722 में एक साम्राज्य स्थापित करते हैं जिसको अवध कहते हैं। हैदराबाद की बात कर लें, निजाम उल मुल्क, ठीक है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं, आप सभी जानते हैं, ये 1724 में स्थापित करता है। ये बंगाल में अलीवर्दी खां। देखो, बंगाल में सबसे पहले, क्योंकि अलीवर्दी खां नहीं था, इसके इतिहास के पन्ने जब आप पढ़ लोगे तो आपको बंगाल के अर्ध जो स्वतंत्र राज्य की नींव रखने वाला मुर्शीद कुली खां था, जो कि 1717 तक बंगाल का पहला नवाब बना। उसके बाद में आगे चलकर ये बने। ठीक है, फिर मुर्शीद कुली खां से आगे चल के इसका दामाद बना। फिर उसके बाद में मुर्शीद कुली खां ने आगे चल के आप देखोगे सूबेदार अलीवर्दी खां। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें आपको मिली। शुजाउद्दीन नवाब था 1727 में, और 1740 में इसने युद्ध वुद्ध किया, ठीक है, और हरा दिया उसको। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। 20 का राइट आंसर है। किसका? 48 का। ग्रेट योजना पूछी है, बताओ ग्रेट योजना के बारे में। पढ़ा है तो आपने, ठीक है, नहीं तो ठीक है, क्योंकि ऐसा करंट का क्वेश्चन होता है ना, तो पढ़ा है तो आपने पढ़ा है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रेट योजना खासतौर पर तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, ग्रेट स्कीम। तो 20 का राइट आंसर होगा ग्रेट का। और ये 8वीं अधिकार प्राप्त जो कि आपकी समिति है ईपीसी की बैठक में ग्रेट योजना की मंजूरी दी है। इसने रेंट फॉर रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पेयरिंग इन्वॉल्वेटर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब कि ग्रेट, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर ये हो जाती है। नोडल मंत्रालय है वस्त्र मंत्रालय। कौन है? वस्त्र मंत्रालय। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। वित्त पोषण भी कर दिए। 18 महीने तक की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक अनुदान होता है, और इसमें खास तौर पर क्या होता है, 10% वित्त पोषित किया जाएगा। IIT IITN वस्त्र ऐसे। ठीक है, तो स्टार्टअप, शोधकर्ता, उद्यमी, इन सबको आगे लाना है सहायक क्षेत्र में, तो ये ध्यान में रखना। तो ये वस्त्र के लिए। नेक्स्ट, आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 50। यहाँ पर है रामसर स्थल है और राज्य है। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स करना है। इसका में जो करेक्ट आंसर है, क्लास जो इसका पार्ट नंबर बी होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में, बट क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या है। रामसर स्थल है राज्य, जैसे तवा जलाशय महाराष्ट्र में, नजरन सराय झील जो है कर्नाटक में, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। पूछा गया है कितने सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर दें बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं बच्चे। मल्लाह के रिवीजन करते रहें। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके सपोर्ट करें।
और टेस्ट सीरीज़ के लिए बच्चे आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको 1000 रुपये में 15 टेस्ट ठीक है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपके 10 टेस्ट जीएस के होंगे और 5 टेस्ट सुसाइड के ठीक है आपको प्रोवाइड करवाएंगे दृष्टि आईएएस के। चलिए उसमें आपको हम विजन आईएएस के भी कुछ टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे अगर आपने ले तो। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।